कितने लोगों को आपको पता है कि ग़ज़वाए हिंद का नाम सुना है आप लोगों ने कि नहीं? ये ग़ज़वाए हिंद क्या है? ये क्या फ़िलॉसफ़ी है? हमारा पड़ोसी मुल्क बताता है कि अल्लाह मियाँ कह के गए हैं, मोहम्मद साहब हमारे नबी कह के गए हैं, ये तो होना है। गाज़ी का मतलब समझते हैं आप लोग? गाज़ी उसे कहते हैं जो लड़ते लड़ते नॉन बिलीवर को मार दे, उसे गाज़ी का दर्जा मिलता है, बहादुरी का दर्जा मिलता है। ये ग़ज़वाए हिंद वही है। ग़ज़वाए हिंद की सिर्फ इतनी शॉर्ट में कहानी है कि पूरी दुनिया में जब तक इस्लाम का परचम नहीं फहरेगा तब तक ये इस्लाम कंप्लीट नहीं है। हमने पूरी दुनिया में फहरा दिया है, लेकिन सिर्फ पिछले 700-800 साल से हम भारत में इसे नहीं फहरा पा रहे हैं। लिहाजा लगातार रेजिस्टेंस भारत में मिल रहा है और भारत में हमको जब तक गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस्लामिक कानून नाफिज नहीं हो जाता, इस्लाम के मानने वालों की सरकारें नहीं बन जाती, इस्लाम के मानने वालों की गिनती नहीं हो जाती, तब तक ये ग़ज़वाए हिंद पूरा नहीं होगा। और उसी ग़ज़वाए हिंद का रास्ता है जम्मू। दिल्ली में ग़ज़वाए हिंद आसमान से नहीं आएगा, जम्मू से आएगा, उसी रूट से आएगा, क्योंकि वही रूट है। क्योंकि ग़ज़वाए हिंद का हम कमाल पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। तो जिन लोगों की यह ख्वाहिश है कि भारत एक सेकुलर देश है, रिपब्लिक देश है, पूरे भारत के अंदर सेकुलरिज्म है, लेकिन भारत के एक राज्य में जो शांति प्रिय लोग हैं, जिनका धर्म भाईचारा सिखाता है, झूठी गलत कुरान की व्याख्या करके अपने हिंदुओं लोगों को अलग अलग कहानियां सुनाते हैं, और हिंदू कुरान शरीफ पढ़ता नहीं है, जानता नहीं है, लिहाजा उसी बात को मान लेता है। एक राज्य है सिर्फ पूरे देश में हमारे, जहां मुसलमान 70% मेजॉरिटी में हैं। उस राज्य में जो कुछ आप अखबारों से पढ़ते हैं वो अपनी जगह है। उस राज्य का जो केस हम 35A को, हम जिन 3 लोगों ने 19 अगस्त 2014 को कोर्ट में डाला था, तो जब वो एक्सेप्ट हुआ तो इस बात की ढूंढ कोशिश हुई कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये मुसीबत हमारे लिए खड़ी कर दी है। तो भाई शुरू में तो अंदाज़ा नहीं था। कुछ बातें सार्वजनिक तौर पे मैं इसलिए कहने से थोड़ा सा अवॉइड करता हूं कि उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आपके राज्य का वो मेरा साथी संदीप कुलकर्णी की मौत उसके कमरे में कैसे हुई ये पता आज तक मुझे नहीं चला। किसी सरकार ने नहीं पूछा कि ये शख्स जो स्वस्थ था, जिसने रात 10 बजे मेरे साथ खाना खाया, जिसको कोई टेंशन नहीं था, उसकी मौत उसके कमरे में कैसे हो गई, ये किसी ने नहीं बताया। मेरे पास जो मैं खड़ा हुआ हूं, उसके अलावा मेरे पास न कोई धन दौलत है, न कोई मेरे पास ऐसी ताकत है कि मैं सबसे लड़ सकूं। मेरे पास थोड़ी बहुत हिम्मत है, जिसलिए मैं लड़ रहा हूं। अब वो कोर्ट में चलते चलते स्थिति यहां पहुंच गई है कि कल उसकी सुनवाई आखिरी थी, कल बढ़ा दी गई है, 1-2 दिन और बढ़ेगी। पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में धरना, जम्मू कश्मीर राज्य का मतलब यहां मेरे मुंह से बार बार इसलिए निकल जाता है क्योंकि वो एक आदत बनी हुई है। पूरी वैली के अंदर खुली चुनौती दी जा रही है कि अगर 35A पे, और एक बात और बता दूं मैं, आर्टिकल 35A को हटाने की कार्रवाई जो है या रखने की कार्रवाई जो है या उस पर सुनवाई हो रही है, वो आरएसएस के हेडक्वार्टर में नहीं हो रही, वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में नहीं हो रही, वो भारत की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उस बेंच में शामिल है, लेकिन उस बेंच में सुनवाई होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में खुलेआम कहा गया है कि अगर इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर का हाल हम 1947 वाला कर देंगे। उन्हें सरकारें प्रोटेक्शन दे रही हैं, उनको पकड़ के नहीं कोई जेल में डाल रहा, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा कि खुली चुनौती है कोर्ट को, खुला वायलेंस करने की चुनौती है। इसी महबूबा मुफ्ती ने 6 महीने पहले कहा था कि अगर छेड़छाड़ की गई तो जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप यकीन मानिए, संदीप चला गया, उसकी ताकत और शायद
जो हालात हैं उसने हम लोगों को इतना मजबूत किया। जम्मू गया मैं एक सभा की, और इत्तेफाक की बात है कि जैसे मैं यहां सभा कर रहा हूं, कोई 200 मीटर पे मुफ्ती सभा कर रही थी, मैंने कहा महबूबा मुफ्ती मैं जम्मू में खड़ा हूं, तिरंगे को उठाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन अपना ध्यान रखना कि तुम्हें कोई उठाने वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में होनी चाहिए। यह चंद लोगों का काम नहीं है कि कश्मीर में कुछ होगा, पुलिस कुछ करेगी, सरकार कुछ करेगी, कुछ हिंदूवादी संगठन बोलेंगे। ना, इस देश में जो राष्ट्र से प्रेम करता है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, वो जभी तक राष्ट्र प्रेमी है जब ऐसी बातों पे बोलेगा। ये फ्रॉड नहीं चलेगा, हम दोनों भाई भाई हैं, ये हैं, वो हैं, फलाना है, दिमाग है, लेकिन जब मामला आएगा लार्जर पिक्चर का तो आप खामोश हो जाएंगे और चंद लोगों को कहेंगे कि भाई आप ही बोलिए ना। ये देश का इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई 20 उस पर अब तक हियरिंग हो चुकी हैं। फिर हमारे पास एक संदेशा आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सारी बातें सुन ली हैं, अब आप जो है हम डेट आपको नहीं देंगे, हम चैम्बर में बैठ के इसका फैसला करेंगे। तो हमने कहा साहब ये भी कर लीजिए। तो चैम्बर में 3 बार बैठ चुके, अभी तो फैसला आया नहीं है। मैंने जो उस केस की जो बारीकी है जिसमें आपकी जीत होगी, वो इसलिए नहीं है कि उसमें क्या प्रोविजन है, वो अपनी जगह है। प्रोविजन तो अपनी, हम प्रोविजन के खिलाफ नहीं लड़ रहे। हमने सिर्फ इतना सुप्रीम कोर्ट में एक पेच डाला है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि भारत का राष्ट्रपति कोई आदेश दे वो संविधान का हिस्सा बन सकता है? अगर बन सकता है तो मान लीजिए, ये हो नहीं सकता। और हमने कहा कहीं ऐसा नजीर मत डाल दीजिएगा कि हामिद अंसारी जैसे लोग राष्ट्रपति बन जाएं किसी दिन इस देश के। वो कौन सा आदेश देंगे इसका अंदाजा है आप लोगों को कि कैसे कैसे आदेश देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने समस्या यह है कि अगर वो इसको मने करती है तो ये फ्लड गेट खुल जाएगा कि कल राष्ट्रपति आएगा, वो भी कोई बयान दे सकता है, संविधान का हिस्सा बन सकता है। फिर दोनों सदनों की क्या जरूरत है? फिर तो राष्ट्रपति से आदेश दिलवाइए, कानून बनाइए। वो ये कह नहीं सकती। और आप देखिए कि बड़े बड़े फैसले देने के, सबरीमला में पूरे राज्य के अंदर आग लगी हुई है। आपने वो स्थिति और वो तमाम सारे, वहां चिंता नहीं हो इसको, लेकिन इस फैसले को देने में सुप्रीम कोर्ट अगर मगर चुनाचे, ये नुक्ता यहां लगाना, ये जेर यहां लगाना है, ये जबर यहां लगाना है, इतने हिज्जे कर रही है भाई कि हिचकिचा रही है। हमने कहा फैसला दे दीजिए, लीगल मामला है। लेकिन अब मैंने सुना है कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर चले गए हैं, वर्दी वाले लोग, सरकार ने भेज दिया है कि जो लोग तिरंगा ना उठाने वाले हों, जो जलाने वाले हों, जो 47 जैसा माहौल बना रहे हों, उनकी तैयारी कर दी है सरकार ने इस बार। फैसला कल आए परसों आए, मैं आपके बीच रहूं या न रहूं, फैसला आपके हक ही में आएगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। कोई रास्ता ही नहीं है। और ये धारा 35A जिस वक्त भी हटेगी, मेरे शब्दों को याद रखिएगा, जिस घड़ी हटेगी ना, उससे 8 या 10 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद 50% समाप्त हो जाएगा, इमीडिएटली समाप्त हो जाएगा। इसी आर्टिकल 35A के साथ में एक और वाकया आपको कश्मीर का बताता हूं, जो देश के बड़े बड़े लोगों ने नहीं बताया, जिसमें मेरी बड़ी मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि अंबेडकर के वारिस यहाँ हैं महाराष्ट्र में। मैंने सुना है वो मिल गए थे एक बार मुझे महाराष्ट्र सदन में। मैंने जब उनसे वो छोटी सी बात पूछी तो बड़े नाराज़ हो गए। पहले तो उन्होंने ऐसे कहा कि जैसे मतलब मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। बोले आप कौन होते हैं? मैंने कहा मैं भारत का नागरिक हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ, ये भी काम करूँगा मैं। तो उनको हिल गए बेचारे, बोले हमें तो ये पता नहीं था। मैंने कहा आपको बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन सब कुछ आप ही को पता होता है भाई। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं, ये घटना बहुत छोटी है लेकिन कितनी बड़ी राष्ट्रीय बात है ये। 1957 में जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, क्योंकि शेख साहब को लगा कि हम तो करते हैं, हमारे किए किराए पे कोई दूसरा पानी डालेगा, हम क्यों करेंगे, हम तो शेख साहब हैं। तो महामारी फैल गई जम्मू कश्मीर में, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के
बख्शी गुलाम मीर साहब ने अपने 2 कारिंदों को कहा कि भाई इसको संभालो किसी तरीके से, ये तो महामारी फैल गई है। तो पठानकोट और अमृतसर से उनके 2 कारिंदे गए और 200 वाल्मीकि लोगों को लेके आए और उनसे हाथ जोड़ के विनती की कि आप यहां आए हैं, आप हमारी मदद करें, आप सफाई करें, हम आपको यहां की नागरिकता भी देंगे और आपको रोजगार भी देंगे। अब 1957 में उस वक्त के वाल्मीकियों की क्या मानसिक दशा होगी, देश आज़ाद हुआ था, जिसको जो मिल गया उन्होंने वो कर लिया बेचारों ने। वो 200 परिवार वहाँ रहने, 200 लोग रहने लगे। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये काम आप सब कर सकते हैं, अलग अलग जगह बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, इसमें कोई भीड़ की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा समय निकालने की है। न मैं कश्मीर का हूँ, न मेरे बाप दादा कश्मीर के हैं, मेरी पढ़ाई जहाँ हुई है वो बिल्कुल एंटी थीसिस थी। नौकरी भी जीवन में मैंने बहुत सारी ऐसी जगह की जो मेरी सोच के एंटी थीसिस थी, लेकिन वो नौकरी थी, इसलिए उसको छोड़ा मैंने ताकि मैं थीसिस पे बात करने लगूँ, ठीक ठाक बात करने लगूँ, क्योंकि वहाँ मुझे दूसरी बातें इसलिए कहनी होती थी कि मैं नौकरी कर रहा था। इसी 35A के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग एक कैंप से गुजर रहे थे, इससे पूछा, उससे पूछा, उससे पूछा, तो कुछ लोगों ने हमसे बातचीत में, रेफरेंस में यह कहा कि क्या आप हमारी दशा को जानते हैं? तो हमने कहा हमको नहीं पता है भाई, हम लोकल भी नहीं हैं यहाँ के। बस कोई 60-70 साल का बुजुर्ग, लकड़ी की तरह सूखा, उसकी बीवी ज़मीन पे बैठी हुई थी, जम्मू कश्मीर के राज की बात बता रहा हूँ मैं आपको। वो रोने लगे, मैंने उनका हाथ वाथ पकड़ा, उनके पास बैठ गया। तब उन्होंने मुझे जो बताया ना, तो मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि शायद मेरे, मतलब मैं, इतनी आग थी मेरे अंदर, मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूं उस वक्त। वो 200 परिवारों को, 200 वाल्मीकियों को वहां रखा और क्या किया आपने नौकरी दे दी उनको, वो काम करने लगे और उसके बाद में बात खत्म हो गई, सब भूल गए। सवाल क्या है उसमें महत्वपूर्ण, कि आपने कितनी मक्कारी के साथ, कितनी नफरत के साथ, जो जिन्ना साहब यहां से गए थे जब, तो मुस्लिम दलित भाई भाई की बात कर रहे थे, और बंगाल से एक साथी को अपने साथ ले गए थे जिसको पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर बनाया, जिसने वहां का संविधान लिखा। वो कहानी अलग रेफरेंस की है। और आज की डेट में आप सुनते हैं नारे जय भीम और जय मीम। अंबेडकर साहब के वारिस भी लगा रहे हैं, रोज लगाते हैं, हर बात पे प्रतिक्रिया देते हैं। वो 200 वाल्मीकि परिवारों की गिनती आज की डेट में 2.5 लाख है। वो राज्य के नागरिक नहीं है, कुछ हद तक मान लेता हूं। आपने जम्मू कश्मीर के संविधान में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया 6.7.8.9। आप सोचिए, हम किससे उम्मीद कर रहे हैं, किससे भाईचारे की बात कर रहे हैं भाई? किन लोगों के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि देश पे संकट होगा तो ये आगे खड़े होंगे? किन लोगों से बात कर रहे हैं? और हम 70 साल से सामूहिक साथ उनको आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कश्मीरियत, जमहूरियत, जने क्या क्या बकवास करते हैं हम लोग। उन्होंने उनको साथ क्या नाजायज किया कि उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से जम्मू कश्मीर के संविधान में बख्शी गुलाम मीर साहब कितने मक्कार आदमी होंगे, कितना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, कितने मुसलमान और पठान और सैयद होने का उनके अंदर घमंड होगा। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने यह लिखा है कि जम्मू कश्मीर राज्य में ये जो 200 लोग आए थे, इनको नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि सन 1957 का मामला है, क्योंकि 1954 में आपने वो धारा लगा ली थी। उसके अलावा जो खतरनाक बात लिखी है, जो शर्मनाक है, वो ये लिखी है कि जम्मू कश्मीर राज्य में ये लोग रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, MBBS करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में सिर्फ ये भंगी की नौकरी करेंगे। ये संवैधानिक तौर पे लिखा गया है भाई साहब, ये किसी ने भाषण नहीं दिया। लेकिन ये बात 1957 से चल रही है। लेकिन इस देश में मुझे बताइए, किस नेता ने आपको ये बताया? ये बात कोई ऐसी नहीं है कि किसी का स्टेटमेंट है, ये संविधान में उसको लीगलाइज करके गए हैं और सन 1957 से वो चल रहा है। वो 2.5 लाख परिवारों की एक लड़की मुंबई आई आपके शहर में और आपने उसको पढ़ा लिखा के बड़ा बनाया, सीमा गिल उसका नाम है। और जब वो राज्य में वापस गई
जिसके कारण हमें यह सब पता चला। जब वो वापस गई तो उसने नौकरी मांगी जम्मू में और अपने सारे सर्टिफिकेट लगाए, कहा कि मैं राज में ये नौकरी निकली है, मैं ये चाहती हूँ। उससे एक छोटे से अदने ने क्लर्क ने ये कहा कि अपना पीआरसी लेके आइए आप, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। वो लड़की यंग लड़की थी, जैसे हमारे देश में तमाम और देश राज्यों की लड़कियां वैसी बेचारी वो उस तरह से घूम घाम रही थी। उसने ढूंढते ढूंढते पता चला कि अरे साहब ये तो पीआरसी तो हमें मिले ही नहीं है, हम तो यहाँ के नागरिक ही नहीं है। वो टॉपर है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में शेख साहब की गंदगी उठाने का काम है, उसका और कोई काम नहीं है। आप कहते हैं जय भीम और जय मीम, मुसलमान होने का दावा करते हैं, मुसलमान के नाम पे सुबह से लेकर शाम तक कुरान के बारे में बताते हैं कि इसमें अल्लाह ने यह कहा है सब बराबर हैं, अल्लाह की मखलूक बराबर है, हमारे यहां ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना हमारे यहां कोई भेदभाव होता। लेकिन महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला, तुम बताओ कि तुम कितने बड़े मक्कार हो। तुमने 200 लोगों को, जो बेचारे गरीब थे, जो अशिक्षित थे, जो दबे कुछ लोग थे, तुमने उनके साथ संविधान में इतना बड़ा पाप करके चले गए। और तुम्हारा बाप पूछता है कि कश्मीर तुम्हारे बाप का नहीं है? तुम्हारे बाप का पाप है कश्मीर। हमारे देश में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मायावती उत्तर प्रदेश के मुंह से मैंने कभी नहीं सुना, अंबेडकर के रिश्तेदारों से कभी नहीं सुना, दलितों के नाम पर राजनीति होती है मैंने नहीं सुना। 130 सीटें SC ST की रिजर्व में पार्लियामेंट में, एक शब्द मैंने पिछले 5 साल में जब से मैं इस समस्या से लड़ रहा हूं मैंने नहीं सुना। फ़कत यह है कि दीपक मिश्रा साहब जब इसकी सुनवाई कर रहे थे तो हमने उन लोगों को बुलाया कि भाई आप एक अर्जी दें, तो दीपक मिश्रा साहब वो शॉक्ड, उनको ये अंदाज़ा ही नहीं था। बोले ऐसा हो रहा है? मैंने कहा ये लोग खड़े हुए हैं, ये कागज़ है, ये जम्मू कश्मीर का संविधान है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ये पढ़ लीजिए। इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने कहा, वो तो अब चले गए, मैं उस वक्त की आखिरी डेट जो उनके दौर की थी बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हम इसको फिर हटा देते हैं। उन्होंने कहा 10 दिन बाद की डेट दी। 10 दिन बाद की जब डेट थी तो पूरे जम्मू कश्मीर में हंगामा हो गया, मूसा पैदा हो गए, दुजाना पैदा होने लगे। ये सब किसी के इशारे पे खेल होने लगता है। आतंकवादी सडनली तेज हो जाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, स्कूलों में आग लग जाती है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। हमको लगता है कुछ लोग नहीं है, वहां की मेजॉरिटी मुसलमान नहीं चाहती कि हिंदू के हाथ में ताकत जाए। वो आपको आज भी उसी नजर से देखते हैं। लिहाजा कश्मीर को दिल्ली कुछ भी दे दे, आपका काम है देना, हम वापस आपको सिर्फ आतंकवाद देंगे और कुछ नहीं देंगे। और इसी सरकार के अंदर जम्मू कश्मीर में 57 एक्ट कानून जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ऐसे बने हैं जो एंटी हिंदू और एंटी इंडिया हैं। कोई बोलता नहीं है इसके बारे में, कोई नहीं बोलता है। हम आतंकवाद को से लड़ रहे हैं कि उसे बढ़ावा दे रहे हैं? आतंकवाद क्या है भाई? कुछ गुंडे पाल रखे हैं जिनका नाम हुर्रियत है, वो अपना कैलेंडर जारी करते हैं हर हफ्ते उनका कैलेंडर जारी होता है। मंगल को यहां बंद रहेगा, बुध को यह होगा, फलाने दिन प्रोटेस्ट होगी, उन्होंने कैलेंडर जारी करते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता भाई। लेकिन हिंदुस्तान से कोई दीवाना बनारस से चला जाए, इलाहाबाद से चला जाए, मुंबई का चला जाए कि भाई मैं वहां जा रहा हूं, लाल चौक पे झंडा फहराऊंगा, तो लाल चौक पे तिरंगा फहराने में उसकी पिटाई इतनी होती है कि वो ICU में चला जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में IS का झंडा खुलेआम फहराया जाता है। एक मुझे बता दीजिए कि जिसने IS का झंडा भारत की धरती पे फहराया हो, जम्मू कश्मीर में फहराया हो, उसको किसी ने गोली मारी हो, उसको किसी ने पीटा हो, उसको कोई जेल हुई हो, बल्कि वो तो वहां मुजाहिदीन कहलाते हैं। और दूसरी मक्कारी, ये IS के झंडे पे क्या लिखा होता है पता है कुछ आप लोगों को? एक काला सा झंडा लेके लोग खड़े होते हैं, उस पे क्या लिखा होता है? उस IS के झंडे के ऊपर लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह। कुरान मजीद का पहला कलमा जो है उस झंडे पे लिखा होता है। मुसलमान उसको लेके चलते हैं और उसको आगे रख के पुलिस पे, आर्मी पे गोली चलाते हैं, उनके ऊपर तेजाब फेंकते हैं। मेरा एक सवाल उन मुसलमानों से है जो इस्लाम के बड़े पक्के मुसल्लत ईमान है, जिनका, जो कुरान की हदीसों का हवाला देते हैं, आयतों का हवाला देते हैं, जो डेनमार्क के अंदर कोई आदमी मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करते हुए उनकी शान में कुछ ऐसा कर देता है कि उनकी कार्टून बना देता है, और उस कार्टून बनाने से इस देश में बनता डेनमार्क में है
भावनाएं दिल्ली में भड़क जाती हैं, अलीगढ़ में, रामपुर में, आजमगढ़ में दंगे होने लगते हैं। लाहौर में था जब ये घटना घटी, वहां भी दंगे हो रहे थे। मैंने कहा मोहम्मद से इतना प्यार अच्छा लगता है, हमको भी होना चाहिए, आपके पैगंबर हैं भाई। लेकिन हिंदुस्तान के मुनाफिक और मक्कार मुसलमान, मुझे ये बताओ, तुम मोहम्मद का नाम लेके ISIS के झंडे पे जब कुरान शरीफ का पहला कलमा लिख करके तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, और उस एक सर्किल में लिखते हो अल्लाह, मोहम्मद और रसूल, तो ये तुमको शर्म नहीं आती कि अल्लाह का नाम आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है? पहला कलमा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस पे गोली चलाने के लिए हो रहा है। लिहाजा मेरा मानना है कि तुम मक्कार हो। तुम डेनमार्क में कार्टून बनाने वाले आदमी के खिलाफ फतवा जारी करते हो। एक आदमी सलमान रश्दी ने कुरान शरीफ के बारे में कुछ लिख दिया, तुम फतवा जारी करके उसको मारने की बात करते हो। एक औरत जिसको उसके अपने घर वालों ने सताया हो, कम्युनिस्टों की सरकार में रही हो, रात रात भर भागती रही हो, हमारी दोस्त है, वो एक अलग बात है। लेकिन दिल्ली में वो औरत आज भी अंडरग्राउंड रहती है, उसके टेलीफोन नंबर पे बात नहीं हो सकती है। उस तस्लीमा नसरीन को उसने कुछ लिख दिया था, गलत नहीं लिखा है उसने, वो आज भी दृढ़ है अपनी बात पे। उसका तो कत्ल तुम करते हो भाई, लेकिन मोहम्मद की शान में ISI का झंडा बन जाता है। अल्लाह मोहम्मद का नाम लेकर के लोग झंडा चलाते हैं, अल्लाह मोहम्मद का नाम लेकर के इस देश में कत्लो गारत करते हैं। तुम उनके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते हो, उनको क्यों नहीं मारते हो, ये भी बताओ। ये जैश-ए मोहम्मद क्या है भाई? ये क्या जैश-ए मोहम्मद है? जैश-ए मोहम्मद का नाम जानते हैं आप? क्या है इसका मतलब? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद साहब की फौज। अब अल्लाह के नाम से, मोहम्मद के नाम से आप दुनिया के क्रूर काम कर रहे हो। अल्लाह ने कहा है या नहीं कहा, यह डिबेट अलग हो सकती है, लेकिन अल्लाह के मानने वाले मोहम्मद का नाम लेके आतंकवादी संगठन बनाते हैं। न पाकिस्तान में कोई बोलता है, न भारत का मुसलमान कोई बोलता है। अगर गलती से कोई हिंदू मोहम्मद साहब की शान में कुछ कह दे तो तलवार उठा लेते हैं। तो ये तलवार अल्लाह ने सिर्फ हिंदुओं को मारने के लिए उठाई थी कि मुसलमानों से भी कहा था कि अगर तुम भी उसके खिलाफ जाओगे तो तुम्हें उसके खिलाफ भी तलवार उठानी चाहिए? ये मक्कारी है, ये झूठ और फरेब इस देश में चल रहा है। कोई संगठन दुनिया का ऐसा इस वक्त नहीं है इस्लामिक वर्ल्ड का जिसमें मोहम्मद का नाम ना हो, अल्लाह का नाम ना हो, कुरान का नाम ना हो, शरिया का नाम ना हो, हदीस का नाम ना हो, लेकिन धड़ल्ले से ये व्यापार चल रहा है और डराया जा रहा है। तो ये जैश-ए मोहम्मद नहीं तो किया था, ये जो अभी अभी कश्मीर में हुआ है। और जब ये घटना घटती है तो उसी यूनिवर्सिटी में जिसमें मैं पढ़ा था, वहाँ का एक PhD करा हुआ लड़का लिखता है, क्योंकि कोई उड़ी फिल्म आई है उसमें कुछ कहा है हाउस द जोश, ये शायद उसका कोई, उस लड़के ने जो PhD कर रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, उसने लिखा हाउस द जैश। इस घटना के बाद उसे पर नहीं पकड़ा किसी ने, उस सोच को वहीं नहीं रोका उसने कि वो भारत की सेनाओं पे हमला करने वाले संगठन के बारे में तंज कसते हुए, आपको चढ़ाते हुए लिखता है हाउस द जैश। कुछ नहीं होता उसके ऊपर। इस हमले के बाद नॉर्थ इंडिया के अखबार इधर कितने आते नहीं आते, कोई शहर ऐसा नहीं था उत्तर प्रदेश का, बिहार का, जहां लोगों ने कमेंट करने, लिखने, मैसेज करने में तमाम भारतीय सेना को गाली न दी हो और इस बात का फख्र न करा हो कि 40 फौजियों को जैश-ए मोहम्मद ने मारा है। जिस आतंकवाद से आप समझ रहे हैं कि यह आतंकवाद पाकिस्तान ने किया है, वो तो पैदा हुआ ही इसीलिए है, उस पर तो सेकंड थॉट ही नहीं है। इसको बार बार ये कहना पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान का हाथ है, भाई पाकिस्तान का हाथ नहीं, पाकिस्तान का पैर, गला, सब कुछ है इसमें। लेकिन ये कह देने से बात नहीं बनेगी ना भाई। पाकिस्तान क्या कर रहा है वो समझ में आता है, लेकिन इस देश में आपने 70 साल में गंगा जमुना तहजीब के चलते 500 से ज्यादा कश्मीर बना दिए हैं। घर घर लड़ाई हो रही है। आपको अंदाजा नहीं है, दिल्ली जैसी जगह के अंदर हिंदुओं के घरों के सामने, मैं कॉलोनी का नाम देता हूं, गूगल पे जाके सर्च करिए, श्रीनिवासपुरी, साउथ दिल्ली की कॉलोनी है। एक नया हथियार निकला है कि हम अपना धार्मिक डिमॉन्स्ट्रेशन इतना ताकतवर करेंगे कि अगर उसको कोई देगा तो अरे साहब देखिए साहब, हमारी धार्मिक भावनाएं भड़क जाएंगी। उस गली के अंदर नमाज पढ़ने की प्रथा शुरू हो गई कि आप जुमे में 1 घंटा नमाज पढ़ेंगे। उतनी देर तक हिंदू अपनी खिड़कियों को बंद कर लेते हैं, दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं, और करा क्या कि धीरे धीरे घर के आप उनके आंगन में चले गए, आप उनकी छतों पे जाने लगे। वो इतना डर गए कि दिल्ली जैसी जगह में
श्रीनिवासपुरी से 50 हिंदू परिवार मकान छोड़ के चले गए। ये दिल्ली की बात बता रहा हूं मैं आपको। मालदा में हुआ सबको पता है, कैराना में क्या हुआ सबको पता है, रामपुर में क्या हो रहा है सबको पता है, अलीगढ़ में क्या हो रहा है सबको पता है, लेकिन बाकी जगहों की खबरें ही नहीं आ रही। यह आतंकवाद मेरे लिए ज्यादा खतरनाक है। ये टेलीविजन के ऊपर रहमानी, सलमानी, शैतानी, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहन के अजीब अजीब वेशभूषा में लोग आते हैं, क्या क्या बकवास करते हैं। एक कहता है बाबर ने भारत को सभ्यता दी है, दूसरा कहता है कि औरंगजेब रब्बुल आलमीन था। वो औरंगजेब को महिमा मंडित करते हैं भाई। माफ कीजिएगा, उनको औरंगजेब को महिमा मंडित करने का कोई इरादा नहीं है। वो हर उस शख्स को, वो हर उस मुल्क को महिमा मंडित करते हैं जो भारत और भारत की मेजॉरिटी के साथ खड़ा होता है। हर उस आदमी को महिमा मंडित करते हैं जिसने आपके ऊपर अत्याचार किए हैं। उनका औरंगजेब से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ इसलिए कि औरंगजेब ने जो किया, बाबर ने जो किया, शाहजहां ने जो किया, आपको जलील करने के लिए आप लगातार उस कुंठा में रहें, उस इंफर्टी कॉम्प्लेक्स में रहें, उस एहसास कमतरी में रहें। इसलिए हर वो चीज के साथ वो वर्ग खड़ा हुआ है जिसमें आपको छोटा बौना दिखाया जा सके। हम आतंकवाद से लड़ाई कतई नहीं लड़ सकते। हम बहुत गलतफहमी में हैं। सेना का काम है, सेना करेगी, आज करेगी, कल करेगी, परसों करेगी, करती रहेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा भाई। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब ये 40 फौजियों की डेथ हुई तो हमको बड़ा आक्रोश हुआ। अब ये बात कोई और बोलेगा नहीं आपसे, लेकिन आप ज़रा एवरेज लगाइए कि 1971 की वॉर में 1200 सैनिक मरे थे कुल मिलाकर के, और ये जो अभी आखिरी आपकी हुई है सियाचिन वाली, इसमें कोई 650 मरे थे। लेकिन ज़रा सा गूगल पे जाइए और पिछले 2 साल का डाटा निकाल लीजिए। 2 साल का, सिर्फ जम्मू कश्मीर का, छोड़ दीजिए नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, उसको छोड़ दीजिए। हर 3 या 4 दिन में 2 फौजी मर रहे हैं, आपके इंटरनल आतंकवाद से मर रहे हैं। जरा उनकी गिनती निकाल लीजिए, क्योंकि वो 2 और 1-1 मर रहे हैं तो उनका कोई खाता नहीं होगा भाई, उनके लिए सामूहिक चेतना नहीं होगी। ये वो जानते हैं। 1971 वॉर के बाद पाकिस्तान को यह पता चल गया था कि वो सीधे तौर पे भारत से नहीं लड़ता, ना लड़ सकता है, तो उन्होंने एक डॉक्ट्रीन को ईजाद किया जो भारत के कुछ समझदार लोग जानते हैं, लेकिन भारत के समाज को नहीं पता है। 1971 के बाद वो एक डॉक्ट्रीन तैयार हुई और उस डॉक्ट्रीन का काम था ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। भारत को 1000 जख्म दो जो लगातार रिश्ते रहे। तो ये आपके देश में रेडीमेड उनको लोग मिल जाते हैं, स्लीपर सेल मिल जाते हैं, कहीं कश्मीर के नाम से, कहीं जेएनयू के नाम से, कहीं जादवपुर के नाम से। ये तमाम वो लोग हैं जो किसी खास एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, और भारत अपने ही घर में लड़ रहा है। लिहाजा ये लड़ाई पाकिस्तान को माइनस भी कर दे थोड़ी देर में तो आपके यहाँ बड़ी भयावह है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि यकायक एक शख्स एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहता है, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहता है, ईरान में राजदूत रहता है, भारत का उपराष्ट्रपति बनता है, 2-2 बार बनता है, और उतरते ही उसको डर लगने लगता है कि मुसलमान भारत में डर लगता है उनको। अब उस हामिद अंसारी से ये पूछो भाई कि अगर तुम्हें ये पता चल गया सारा मलाई खाने के बाद कि अब इस मुल्क में डर लगता है, तो बर्मा के बॉर्डर पे जाओ, वहां से जो रोहिंग्या मुसलमान आ रहे हैं उनको वहीं रोको भाई को, मत जाओ इस मुल्क में। मुझे डर लग रहा है, तुम्हें भी डर लगने लगेगा, मत जाओ इस मुल्क में। वो मक्कार वहां नहीं जाता है। इसलिए आपके शहर के कुछ लोग, उनको 2015 में एक साहब को डर लगा कि डर लग रहा है, वो अपनी बीवी से बेडरूम में कह रहे थे कि हम सुबह निकल चलते हैं, हमें डर लग रहा है, लेकिन अभी तक गए नहीं, वो चले जाते, हमने रोका नहीं था। फिर सिखा 2018 में एक साहब को डर लगने लगा, वो मेरी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, मेरे सीनियर हैं, उनको भी डर लगने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर जो कंपोनेंट है उस समाज का, वो जुडिशरी में हो, वो सत्ता में हो, वो विपक्ष में हो, वो कश्मीर में हो, वो आसाम में हो, वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, वो क्रिकेट में हो, वो हॉकी में हो, एक कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट है, एक दूसरे के तार हैं ये, कि जो जिस हैसियत में है उस हैसियत में इस मुल्क को अपने पंजों पे खड़ा रखो। इस मुल्क की जो पहचान है उस तरफ लोग न बढ़ें। जैसे ही बढ़ते हैं आप, क्या वजह हो गई भाई कि अभी यकायक डर लगने लगा?
मैंने इतनी घटना घटाई इस देश के अंदर, कभी डर नहीं लगा? 350, 400, 500 लोग आपके मुंबई बम धमाकों में मरे, किसी ने कहा था कि डर लग रहा है? किसी को डर क्यों नहीं लगा भाई? लेकिन अब डर शायद इसलिए लग रहा है कि हम जैसे लोग, GD बख्शी जैसे लोग, RSN, सुशील पंडित, गौरव आर्या और तमाम वो ताकतें जिनको लगता था कि 70 साल, हमारे यहाँ कहा जाता है, यूपी में कहावत है कि 7 साल के बाद जो कूड़ा डालने की जगह होती है ना, कहते हैं 7 साल बाद तो उसके भी दिन बदल जाते हैं और कूड़े के ढेर की जगह कोई मकान बन जाता है, कुछ अच्छी जगह बन जाती है। इस देश को 70 साल लग गए, ये कूड़े का ढेर साफ हो रहा है, ये ढेर बदल रहा है। तो लोगों को लगता है कि वीर सावरकर के बारे में उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है, सुभाष चंद्र बोस क्या थे इसकी चर्चा हो रही है। भारत का प्रधानमंत्री 21 अक्टूबर को लाल किले पे जाके झंडा फहराता है, मानता है, कहता है कि यूनाइटेड भारत का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस था, उनके नाम से म्यूजियम बनाया जाता है। ऐसे ही नहीं है कि कहीं किताबों में मुझे रंजीत भाई बता रहे थे कि सावरकर जी कहते थे कि संसद जो है वो एक मंदिर है। तो हमने मंदिर के सामने किसी को झुकते तो पहली बार ही देखा है। तो अगर ये मंदिर था और ये सावरकर साहब को समझ आ गया था, तो 70 साल बाद सावरकर का मानने वाला सीधे रूप में हो या घुमा करके हो, ये क्या वजह है कि आज ही का दिन चुना स्ट्राइक करने के लिए? मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ 2 बातों को छोटी सी रेफरेंस के लिए कह रहा हूं। अगर किसी की अच्छी बात है तो उसको पूरी ताकत से सपोर्ट करना चाहिए, और किसी की बात गलत है तो पूरा चौड़ा सीना करके कहना चाहिए तुम झूठ और गलत बोल रहे हो। पहली पार्लियामेंट की स्पीच में, 1 घंटे की स्पीच में, कुछ बातों को शायद मैं बहुत तेजी से कनेक्ट इसलिए करता हूं कि मैं उसी समाज के बीच में पड़ा हुआ हूं। मुझे पता नहीं कि प्रधानमंत्री देश के जब अपना पहला संबोधन पार्लियामेंट में कर रहे थे तो उन्होंने क्या ऐसी बात कही थी कि कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो गई थी। ऐसा रिएक्शन था उनमें मानो जैसे जिन्हें कई सारी चींटियों ने उनको काट लिया हो। अपने संबोधन में, सिर्फ लंबे संबोधन में, मुझे 2 ही बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि 700 साढ़े 700 साल की गुलामी की वजह से हम अपनी पहचान भूल गए हैं। हमारा पुरुषार्थ 5000 साल पुराना है। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई कि अरे 750 साल कैसे कह रहे हैं, हम तो गुलाम सिर्फ 250 साल थे। यानी वो जो आए थे वो हमारे मेहमान थे। बाबर से लेके जितने चचा आए थे हमारे, वो हमारे मेहमान थे। उनको लगा पहली बार इस आदमी ने उस जगह चोट की है जिसको इस देश के अंदर इतिहास में पढ़ाया जाता है। बाबर महान था, अकबर महान था, ये महान था, वो महान था, ये किया। उन्होंने कहा यार ये तो हमारे दौर की बात हो गई। तो हमारे आइकॉन के बारे में तो कह रहा है कि उन्होंने देश को गुलाम बनाया था। तो उनको सबसे पहले तकलीफ हुई। और पहली मन की बात में एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी बहुत पुरानी है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई नई बात है, लेकिन उस जहां वो बैठा हुआ है, जिन संकटों से वो आदमी घिरा हुआ है, उसकी कुछ कुछ एहसास मुझे इसलिए है कि उसके नजदीक जो सिस्टम कैसे चल रहा है, सिस्टम में कैसे कैसे लोग बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के संविधान में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है, मालदा में क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह है कि इतने सारे संकटों से घिरे होने की वजह से कुछ बात सीधे तौर पे नहीं कही जा सकती। क्या वजह है कि वीर सावरकर की जयंती पे या उनकी पुण्यतिथि के ऊपर प्रधानमंत्री की एक तस्वीर आती है कि सावरकर को वो फूल चढ़ाते नजर आते हैं। किन लोगों को तकलीफ होती है कि सावरकर के ऊपर फूल क्यों चढ़ा रहा है ये आदमी? सावरकर को तो हमने दफन कर दिया था। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि अपनी बात को खामोशी से कहने के लिए उन्होंने कहा अपनी मन की बात में, वो शेर की कहानी है, मुझे लगता है आप सबको पता होगी। अगर नहीं होगी तो मैं दोहराए देता हूँ। बताऊँ उसको? एक शेर शेरनी जो थे एक जंगल में जा रहे थे अपने 4 बच्चों के साथ में। ये प्रधानमंत्री की मन की बात की सिर्फ इतनी बात मैं कह रहा हूं कि हम समझें कि वो आदमी कहां पे कह रहा है, जिसकी ख्वाहिश शायद सावरकर जी की थी। जो बातें सावरकर जी कह के चले गए उसके बारे में पता नहीं, लेकिन वो आदमी कितने धीरे से उन बातों को उस पद पे बैठने के बाद भी कह रहा है। वो अपने समाज को
एहसास दिला रहा है, उस समाज से कह रहा है जो समाज सो गया है, उस समाज से कह रहा है जो ये समझता है कि हर काम सरकार का है, सरकार आ गई चली गई, अब सरकार शाम में आए, घंटा बजाए आपके घर का और पूछे कि भाई आप लोगों ने खाना खा लिया, अच्छा खा लिया, मैं जा रहा हूँ। तो ये सरकार से हमारी अपेक्षाएं होती हैं। इस समाज को जगाने के लिए इतने सटिल तरीके से, इतने बिटवीन द लाइंस कहने के लिए भी आप में हिम्मत होनी चाहिए। उसने कहा कि एक जंगल में एक शेर और शेरनी अपने 4 बच्चों के साथ जा रहे थे। शेर की प्रवृत्ति शिकार करने की होती है। भेड़ियों का एक बहुत सारे भेड़िए जा रहे थे, उनका एक झुंड था। शेरनी और शेर को लगा के शिकार करना चाहिए। वो शिकार करने के लिए शेर और शेरनी दोनों दौड़े और शिकार करने के चक्कर में काफ़ी आगे चले गए। उसके 3-4 बच्चों में से 3 बच्चे तो भाग के वहाँ तक चले गए, एक बच्चा रह गया पीछे और शेर अपने आगे निकल गया और उसके साथ में 3 बच्चे थे, वो चले गए। जो बच्चा अकेला रह गया वो उन भेड़ियों के बीच में बेचारा मिल गया, क्योंकि वो पीछे दौड़ नहीं पाया और वो रहते रहते भेड़ियों के बीच में भेड़ियों जैसी भाषाएं कर बोलने लगा। वो समझने लगा कि मैं भी भेड़िया हूँ। लेकिन वक्त ये हुआ कि वो रहते रहते उसके अंदर उसके कैरेक्टर जो थे वो भेड़ियों जैसे उसके हो गए। और एक दिन शेर और शेरनी जब जंगल से जा रहे थे, वापस आए तो शेरनी ने अपने बच्चे को पहचान लिया, शक्ल से देख करके ये तो मेरा बच्चा है। उसके पास गई, उससे कहा कि तू शेर का बच्चा है। वो उससे लड़ने लगा, नहीं मैं शेर का बच्चा नहीं हूँ, मैं भेड़िया हूँ। बड़ा हिज्जत हुई। ये बिल्कुल वैसी हुज्जत है जैसे सेकुलरिज्म पे होती है। उसने बड़ा समझाया कि तुम शेर को, वो नहीं माना। उसके बाद शेरनी बड़ी परेशान थी कि कैसे मैं इसको बताऊं कि तू सेकुलर नहीं है। बड़ा समझाया उसने कि तू सेकुलर नहीं है भाई। खैर वो उसको एक जंग वहाँ ले गई कुएं के पास और उससे कहा कि मेरी शक्ल देख और अपनी शक्ल देख, हम दोनों एक ही से हैं। उसने देखा और जैसे उसके बच्चे के चेहरे पे ये आया कि उसको कुछ एहसास हुआ, शेरनी ने दहाड़ लगाई। तो वैसी वो शेर ज़ोर से, बच्चा जो था वो शेर दहाड़ लगाई और उसके बाद बोला कि नहीं मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं शेर का बच्चा हूँ। तो हिंदुओं की स्थिति उस भेड़ वाले शेर की तरह हो गई है। इसकी ताकत से मानिए कि आप 5000 साल पुरानी सभ्यता के भाजक हैं। आप किसके, आपके पूर्वज कौन थे, वो कौन लोग थे, कुछ उसका भी गर्व करिए। ऐसा ही नहीं है कि 700 साल के दौर की वजह से आप इतनी हीन भावना के शिकार हो गए हैं कि अपने पुरुषार्थ को आप भूल गए हैं, अपनी पहचान को आप भूल गए हैं। और ये मत कहिए बार बार कि हमारे डीएनए में लिखा हुआ है। हमारे डीएनए का जो भी आइटम था वो उस आदर्श समाज के लिए था, जब समाज में मूल परंपराएं थी, कुछ कानून थे, कुछ रूल थे। इसलिए हमारा बिहेवियर था कि हम हथियार नहीं उठाते थे, हम तर्क से बात करते थे। लेकिन 5000 साल पुराने हथियार से आज के आतंकवाद से नहीं लड़ सकते आप। आज आपको उसी हथियार की ज़रूरत है जिस हथियार आपके सामने है। लिहाजा ये मत कहिए कि हम तो सदियों से ऐसे ही थे। वो जो आपका एक शेर है, हमारे यहाँ बड़े सारे लोग गाते हैं उस शेर को। वो कहते हैं कि सदियों रहा ज़माना और क्या क्या कहते हैं, हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं अभी नागपुर के भाषण में मैंने कहा भाई कि ये जो गलत फहमी है ना कि हमारी हस्ती मिटती नहीं, सदियों रहा ज़माना हमारा, मैंने कहा अफगानिस्तान में जाओ, वहाँ भी कभी हुआ करती थी तुम्हारी बस्ती, कहीं नहीं मिल रही तुमको देखने को। ये गलत फहमी दिमाग से निकालिए। आज के दौर की लड़ाई आज के दौर से लड़ी जाएगी, आदर्शवाद से नहीं लड़ी जाएगी। मैं आज भी कहता हूं कि हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ये तो देखिए भाई कि अभी तो आपने एक ही बार बटन दबाया है सही जगह, एक ही जगह बटन दबाया है। हमारे हजारों काम, मेरी निजी ख्वाहिशें, मेरी प्रायोरिटी के सरकार को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं। मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है, मंदिर बनेगा नहीं बनेगा विषय है, चलता रहेगा, लेकिन वहां मस्जिद तो नहीं बनने जा रही। एक बहुत सारी चीजें होंगी जिससे लोग सरकार से नाराज होंगे, मोदी से नाराज होंगे, उन्हें पूरा अधिकार है नाराज होने का। लेकिन मैं इसलिए नाराज नहीं हूं कि मोदी के आने के बाद से मैं सावरकर की सभा में खड़ा हुआ हूं, मैं नागपुर में हूं, मैं आजमगढ़ में हूं, मैं यूपी में हूं, सब जगह में हूं। और लोगों के अंदर जो गुस्सा है, मुझे ऐसा लगता है कि 700 साल के बाद आपको अपने शेर होने का एहसास हो गया है। लिहाजा सरकार में कौन आएगा कौन जाएगा यह महत्वपूर्ण मेरे लिए अभी भी नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि जिस दिन यह समाज अपनी ताकत को पहचान जाएगा और समझ जाएगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है,
तो आप माफ़ कीजिएगा, आप जब चाहेंगे राष्ट्रवादी को हटा देंगे, दूसरा राष्ट्रवादी उससे खड़ा कर देंगे, लेकिन समाज जिस दिन तय कर लेगा उस दिन कोई आपको पीछे नहीं हटाने वाला। कोई मोदी आपको आ जाए, दूसरा मोदी पैदा होगा, तीसरा मोदी पैदा होगा, लेकिन आपने 2014 में मोदी पैदा करने की कोशिश की, इसलिए वो वहां बैठा हुआ है। और ये आप ही का दबाव है, ये आप ही का दबाव है कि 3:30 बजे जो कुछ हुआ है, ये आपका दबाव है। उसको पता है गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, उसको पता है जिन लोगों ने मुझे चुना है, अगर मैंने उनकी 100 ख्वाहिशात पूरी नहीं की हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी हैं जो इस देश के लिए हैं, उसने पूरी की। लेकिन 2026-11 के बाद तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि तब आप गलती से बटन ने कहां दबाते थे। इसलिए बटन का ध्यान रखिए। मैं प्रचार फिर नहीं कर रहा हूं, मेरा गुस्सा यह है कि छोटी सी गलती, छोटी सी कमी के कारण, छोटी सी नाराजगी के कारण राष्ट्र अहित ना हो जाए हमारा। क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमको 70 साल में कम से कम ऐसा आदमी तो मिला जो वीर सावरकर के सामने नतमस्तक होता है, जो पार्लियामेंट में जाने से पहले कहता है ये मंदिर है और अपना सर झुकाता है, जो आतंकवाद को आतंकवाद की तरह डील कर रहा है। उसने सरकार बनाई जम्मू कश्मीर में उस औरत के साथ में जो ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में सेल्फ रूल होना चाहिए। बहुत लोगों ने बड़े सवाल उठाए, मैंने उनसे तब भी कहा कि थोड़ा सा समय लो। तुमको पता ही नहीं है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जाओगे जब तुमको पता चलेगा वहां क्या हो रहा है। उस 2 साल में बहुत चीजें पता चल गई हैं। और वो जो मैडम जिनके कंधों पे चीफ मिनिस्टर बनी हुई थी, अब सुबह शाम चिल्ला रही हैं। उनको पता नहीं है कि यहां ये आया क्यों था फकीर झोला लेकर के। वो ले गया है कागज यहां से निकाल करके सारे, अब हिसाब ले रहा है तुमसे पूरा। अब तुमको सूद समेत देना पड़ रहा है, अब तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। तो अब तिरंगे को भी गाली दे रही हो और कश्मीरियत को भी गाली दे रही हो और जमहूरियत भी खतरे में है। जमहूरियत खतरे में नहीं है। इस देश का मक्कार मुनाफिक जो इस मुल्क को ग़ज़वा-ए हिंद में लाना चाहता है, जो निज़ाम मुस्तफ़ा स्थापित करना चाहता है, उन लोग ज़रूर खतरे में हैं।